हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है और इसके अंदर क्या है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको भी हम अलग तरीके से समझेंगे। इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है, अंतर क्या रहता है, उसको समझेंगे। तो ये जो टॉपिक रहने वाला है ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के लिए या फिर अगर कहें कॉमर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ में क्या है कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम या जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं एसएससी वगैरह, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या है कि जिन क्षेत्रों में क्या होता है, हमारा उत्पादन और निवेश की जो है क्रिया की जाती है, प्रक्रिया चलती है, उसे क्या कहेंगे, हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होता है कि उत्पादन, वितरण और जो उपभोग होता है उसकी एक सामाजिक व्यवस्था बनी होती है। उदाहरण के लिए क्या है कि अगर हम कहते हैं कि समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। इसका अर्थ हो सकता है कि वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का क्या है कि इसके अंदर वर्णन किया गया है, उसकी क्या है कि विशेषता बताई गई है। तो इस तरीके से क्या है कि जब हम उसको डिफाइन करेंगे किसी भी देश की जो है आर्थिक गतिविधियों को, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था के बाद अगर हम बात करें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो दोनों के बीच में पहले हम परिभाषा के तरीके से अगर अंतर देखें तो परिभाषाओं में अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जिस आर्थिक संरचना में सरकार का क्या होता है, स्वामित्व होता है और देश की आर्थिक गतिविधियों पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा इस तरीके से हम दे सकते हैं कि जिस प्रकार की जो है आर्थिक संरचना के अंदर, आर्थिक गतिविधियों के अंदर क्या होता है, सरकार का स्वामित्व होता है और देश की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसी तरीके से बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो उसकी भी अगर हम परिभाषा के तरीके से लें तो वो किस किस तरीके से डिफ़र करती है, किस तरीके से अंतर रहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था से उसका, तो वो होता है पूंजीवादी देश में क्या होता है कि प्रचलित उस आर्थिक व्यवस्था को संदर्भित करता है या दिखाता है जहाँ पर क्या होता है, व्यापार और उद्योग पर निजी या कॉरपोरेट घरानों का क्या होता है, स्वामित्व होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जितनी भी सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक व्यवस्था होती है, उसके ऊपर जो उसके अंदर जो व्यापार और जो उद्योग होता है उस पर जो नियंत्रण होता है वो निजी या कॉरपोरेट तरीके से क्या है कि वो स्वामित्व के तरीके से उसके अंदर अधिकार उनका होता है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो सारा का सारा नियंत्रण होता है आर्थिक गतिविधियों के ऊपर, व्यापार और उद्योग के ऊपर, तो वो सारा का सारा क्या होता है, सरकार का स्वामित्व समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर होता है। बात करें दोनों के बीच में अंतर की, तो दोनों के बीच में अगर हम अंतर को दिखाना चाहें तो वो क्या है कि जैसे पहला अगर अंतर लेते हैं समाजवाद के अंदर, जैसे मैंने इसमें दिखाया गया है, तो पहला अंतर इसमें संसाधनों पर राज्यों का अधिकार होता है। मतलब जितने भी संसाधन होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, उसका उनके ऊपर जो अधिकार होता है वो परिभाषा में मैंने आपको बता ही दिया कि वो राज्यों का अधिकार होता है, सरकारों का, राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का अधिकार उनके ऊपर होता है। तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होता है, निजी स्वामित्व होता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने क्या करते हैं, इसके अंदर अपना अधिकार कर लेते हैं सारी की सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनके ऊपर। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता में आते हैं हम, तो वो है हमारी समानता पर इसके अंदर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। मतलब जितनी भी किसी देश के अंदर जो जनता रहती है, जो लोग रहते हैं, उनके अंदर क्या है कि आर्थिक रूप से समानता कैसे लाई जाए, तो इसके ऊपर क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर बल दिया जाता है। अगर बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो इसके अंदर क्या है कि स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, समानता पर नहीं। मतलब क्या है कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी, इसके अंदर क्या रहता है, उसके ऊपर बल दिया जाता है, स्वतंत्रता के ऊपर, समानता के ऊपर बल नहीं दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि तीसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर समाज अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर जैसा कि पहले भी आ गया है ये पॉइंट, तो इसके अंदर क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर समाज को ऊपर रखा जाता है, वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। इम्पोर्टेंस समाज की इसके अंदर ज़्यादा अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। और जो अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तुलना करें पूंजीवाद से, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अधिक क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। जितने भी कॉरपोरेट घराने होते हैं वो कुछ हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, वो अधिक महत्वपूर्ण होता है और उसका ही सारे साधनों के ऊपर स्वामित्व होता है। उसके बाद करें हम बात कि इसके अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो नियंत्रण होता है, वो पूरा का पूरा जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। उसके बाद जो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। कुछ जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो
क्या कहते हैं उसको, जो कुछ व्यापार करने वाले जो कॉरपोरेट घराने होते हैं उनका इसके ऊपर नियंत्रण रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। उसके बाद क्या है कि इसमें संतुलित विकास को, बैलेंस्ड ग्रोथ को क्या है कि इसके अंदर बल दिया जाता है समाजवाद के अंदर। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर असंतुलित विकास पर बल दिया जाता है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ पर बल दिया जाता है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ को भी हम एक तरीके से समझ सकते हैं। संतुलित विकास का अर्थ ये होता है कि जितने भी तरीके के हमारे पास सेक्टर्स हैं उनके अंदर एक साथ विकास किया जाए, सिंपल सी परिभाषा अगर हम समझें। और असंतुलित विकास का सीधा सा अर्थ ये रहता है कि कुछ सेक्टर्स को पहले उठाया जाए, कुछ सेक्टर्स का विकास पहले किया जाए, कुछ जो क्षेत्र है उनका विकास पहले किया जाए और उसके बाद आगे के क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। तो ये असंतुलित विकास और संतुलित विकास में अंतर रहता है। अब जो संतुलित विकास है वो संतुलित विकास समाजवाद का की विशेषता रहती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था असंतुलित विकास की अर्थव्यवस्था रहती है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर मुख्य आधार क्या रहता है समाजवाद के अंदर, वो होता है आयोजन, प्लानिंग। तो प्लानिंग इसके अंदर क्या रहता है, मुख्य आधार रहता है समाजवाद का। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है, आयोजन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, मतलब इसमें कोई आयोजना नहीं बनाई जाती है। अब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जैसे हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनती आ रही थी, अभी फ़िलहाल में जो है 12th 5 ईयर प्लान जो है 2017 के अंदर ख़त्म हुआ है और आगे भी इस तरीके से क्या है कि प्लानिंग चलती रहती है योजना आयोग के द्वारा, जो अभी नीति आयोग बन गया है। तो इसके अंदर क्या है कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक रूप दिखाता है। इसका मुख्य आधार क्या होता है, आयोजन होता है, प्लानिंग होता है। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर आयोजन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो होता है अपना बाजार, जो शक्तियाँ हैं वो समाजवादी के अंदर क्या होती है, हमारी बाजार शक्तियाँ संचालक होती हैं। इसमें क्या है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्या रहता है, हमारा तानाशाही एक तरीके से रहती है। तो ये पॉइंट इस साइड आप ले लेंगे इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ये है हमारी बाजार शक्तियाँ क्या होती है समाजवाद की संचालक होती हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था हम समझ गए हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है वो हमने देख लिया है, दोनों में अंतर किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हमने देख लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलती है, मतलब दोनों का मिश्रण रहता है। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ काम करती हैं। 1991 से पहले क्या है कि समाजवाद की तरफ झुकाव क्या होता था, अधिक होता था। लेकिन 1991 के बाद जो योजना काल हमारा रहा है 1991 के बाद, तो उसके उत्तरोत्तर क्या हुआ कि पूंजीवाद की ओर हम बढ़ चले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ चली है। 1991 के बाद से हम आर्थिक सुधारों को लागू करते आ रहे हैं। और आर्थिक सुधारों से तात्पर्य क्या रहता है, पूंजीवाद को अपनाना। अब आर्थिक सुधारों में एलपीजी जो रहती है वो फंक्शन काम करता है। एलपीजी का जो मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो इस तरीके से वो हमारा काम करता है। उदारीकरण और हमारा क्या रहता है, उदारीकरण के साथ साथ हमारा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण रहता है। और साथ में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये 3 तरीके से नीतियाँ हमारे आर्थिक सुधारों में स्टार्ट हो गई थी 1991 के बाद। 1991 से पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो सामाजिक अर्थव्यवस्था, ज़्यादा उसका झुकाव था सामाजिक अर्थव्यवस्था का। और जो 1991 के बाद अगर हम देखें तो आर्थिक सुधार शुरू हुए और आर्थिक सुधारों के आ जाने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है कि उनके अंदर जो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की जो है आर्थिक सुधार हमने अपनाए, जिस कारण से क्या है कि पूंजीवाद को की ओर हम क्या है कि बढ़ चले हैं। तो 1991 से पहले जो देखें तो जो हमारी मतलब समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती थी वो रूस के अंदर देखी जा सकती है, उसका उदाहरण रूस के अंदर लिया जा सकता है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो चीन के अंदर जो विकसित थी वो थी 1979 से पहले, 1979 से पहले। रूस के अंदर 1991 से पहले जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी थी और 1979 से पहले चीन के अंदर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। तो इसमें चीन ने क्या है कि 1980 से आर्थिक सुधारों क्या किया, लागू कर दिए थे 1980 से। वर्तमान में क्या है कि चीन आर्थिक दृष्टि से पूंजीवाद तथा राजनीतिक दृष्टि से क्या है कि साम्यवादी है। मतलब राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो साम्यवादी है, समाजवादी है। और जो अगर आर्थिक दृष्टि से उसको देखा जाए तो चीन क्या है, पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था है, क्योंकि 1979 तक ही चीन के अंदर क्या है कि समाजवाद पूरी तरीके से हावी था, मतलब पूरी तरीके से काम कर रहा था। और जो 1980 के बाद क्या है कि आर्थिक सुधार चीन ने लागू किए, तो उसमें क्या है कि पूंजीवाद को उसके अंदर बढ़ावा दिया गया। तो चीन की जो वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए आर्थिक दृष्टि से, तो वो पूंजीवादी है, और राजनीतिक दृष्टि से वो क्या है कि साम्यवादी देश है, क्योंकि चीन में क्या है कि आज भी लोकतंत्र नहीं है और वहाँ एक दयनीय व्यवस्था बनी हुई है। तो ये क्या है कि दासीय व्यवस्था कह सकते हैं हम इसको, दासीय व्यवस्था क्या है कि वहाँ पे बनी हुई है। तो इस तरीके से क्या है कि चीन के अंदर समाजवादी व्यवस्था, या फिर किस तरीके से क्या है कि उसको चेंज किया जा रहा है आर्थिक मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर उसको किस तरीके से बदला गया है। और रूस के अंदर भी 1991 से पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद जो है हमारी उसके अंदर भी क्या है कि आर्थिक सुधार आ जाने से वो भी क्या है कि चेंज हो रही है। आगे अगर हम देखें इसमें, तो हमारा जो इसमें हम बात करें अगर, तो क्या है कि हमारा जो रूसों ने क्या है कि द बुक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने रूसों ने क्या है कि पूरी डिटेल से उसके अंदर बुक के अंदर पूरा उसका विवरण किया समाजवादी अर्थव्यवस्था का। और समाजवादी व पूंजीवादी विचारधारा का उद्देश्य क्या है कि कब से हम मान सकते हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस किया जाने लगा है, अंतर किया जाने लगा है, या फिर उनका उदय हुआ है दोनों विचारधाराओं का, समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा का, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद शुरू हुआ है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति से ही वो क्या है कि उसकी शुरुआत मानी जा सकती है समाजवादी व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधाराओं की। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सिंपल इकोनॉमी होती है, एक जो अर्थव्यवस्था होती है, उस इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, हमारा मांग बराबर रहती है, करनी होती है हमें आपूर्ति के, मतलब मांग और आपूर्ति दोनों को बराबर करने की स्थिति अर्थव्यवस्था के अंदर बनाई जाती है, की जाती है। इस स्थिति को लाना के लिए ही क्या है कि जद्दोजहद की जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो कई बार क्या रहता है कि मांग जो होता है वो ग्रेटर रहता है हमारा आपूर्ति से, और कई बार क्या होता है कि मांग लेस हो जाता है आपूर्ति से। मतलब क्या होता है कि ये स्थिति हमें चाहिए होती है संतुलन के लिए। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन की स्थिति को बनाए रखना है, तो मांग इज इक्वल टू होनी चाहिए आपूर्ति के, मतलब हमारी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब कई स्थिति में क्या रहता है कि मांग आपूर्ति से, डिमांड ग्रेटर हो जाती है आपूर्ति से, सप्लाई से, और कई स्थिति में क्या होता है कि मांग कम रह जाती है आपूर्ति से, मतलब डिमांड लेस देन क्या रह जाती है हमारी सप्लाई। तो जब मांग डिमांड ग्रेटर देन हो जाती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है इन्फ्लेशन की स्थिति। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या होता है कि सामान्य कीमत स्तरों में क्या होता है, इसके अंदर वृद्धि हो जाती है। जो क्या है कि किसी भी वस्तु का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है, तो 100 रुपये क्या है कि 100 रुपये से क्या है कि वो जब अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, वो जो वस्तु एक साल में जब 100 रुपये है, तो अगले साल मान लिया उसके ऊपर क्या है कि इन्फ्लेशन सामान्य कीमत स्तर के बढ़ने के कारण क्या है कि उसकी जो कीमत है वो 106 रुपये हो जाती है। 6% उसके अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है, मुद्रास्फीति उसको कहा जाता है। मतलब मांग बढ़ने के कारण क्या है कि आपूर्ति से जब मांग बढ़ जाती है, तो ये स्थिति बनती है जिसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति की स्थिति। उसके बाद अगर हम बात करें कि मांग क्या है कि अगर लेस रहती है आपूर्ति से, तो वो उस स्थिति को कहते हैं हम डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की स्थिति बोलते हैं उसको, और उसको हिंदी में बोल सकते हैं हम अपस्फीति या फिर आर्थिक मंदी। और ये स्थिति कब बनती है, जब पूरा का पूरा जो उत्पादन होता है, वो उत्पादन क्या है कि जो बाज़ार की मांग है, जो अर्थव्यवस्था की मांग है, उससे कम रह मतलब क्या रहता है, आपूर्ति ज़्यादा हो जाती है और जो मांग है वो कम रह जाती है पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो अपस्फीति की स्थिति बनती है। इस स्थिति में क्या है कि लोग जो उत्पादन बनकर तैयार है उसको ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं या कम ख़रीदते हैं। तो क्या है कि हमारी मांग कम रह जाती है सप्लाई से, तो ये रहता है हमारा डिफ्लेशन की स्थिति, आर्थिक मंदी भी इसको बोला जाता है। उसके बाद क्या है कि उत्पादन के जो साधन हैं वो कौन से होते हैं, तो उत्पादन के साधन हम 4 तरीके से ले सकते हैं। पहला साधन हमारा भूमि, उसके बाद पूंजी, तीसरा साधन श्रम, और चौथा साधन उद्यमी है। उसके बाद साधन की जो लागतें होती हैं, साधन के जो मूल्य होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो किस प्रकार से काम करती है। तो भूमि अगर हम देखें, तो भूमि का जो वैल्यू होती है, भूमि का जो लागत होती है, वो क्या होती है भूमि की, वो होता है हमारा किराया, जिसको हम कहते हैं रेंट। तो ये रेंट होता है हमारा भूमि की। लैंड के लिए हमें क्या मिलता है, लैंड के लिए हमें
रेंट उसका देना पड़ता है, ये उसका लागत होती है, उसका मूल्य होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पूंजी की, कैपिटल की, तो कैपिटल के लिए हमें क्या है कि ब्याज देना पड़ता है। तो पूंजी के लिए क्या है कि उसकी जो वैल्यू रहती है कैपिटल के लिए, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें श्रम की, तो श्रम के लिए हमें क्या है कि मजदूरी देनी पड़ती है, मतलब लेबर के लिए हम वेजिस क्या है कि उसकी लागत रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें उद्यमी, तो उद्यमी को क्या है कि लाभ, मतलब उद्यमी जब काम करना शुरू करता है तो वो लाभ के उद्देश्य से काम करता है, उसकी लागत रहती है लाभ। अगर उसको लाभ मिलता है तो उद्यमी काम करता है, अगर नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि चारों साधनों के उनकी मूल्य होते हैं, तभी वो साधन काम करते हैं। जब उनको उनके मूल्य मिलते हैं, उनकी लागत उनको मिलती है। भूमि के लिए लगान, किराया, पूंजी के लिए ब्याज, श्रम के लिए मजदूरी और उद्यमी के लिए लाभ। उसके बाद अगर हम बात करें उत्पादन के क्षेत्रों की, तो उत्पादन के क्षेत्र जो हैं, उत्पादन के क्षेत्र हमारे पास क्या है यहाँ पे, पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हम क्या है कि 15% क्या करते हैं, हमारी जो जीडीपी है उसका 15% जो हिस्सा है, वर्तमान में ये और भी हो सकता है कम हो गया है। तो क्या है कि 15% के करीब हमारा जो हिस्सा है वो प्राथमिक क्षेत्र से आता है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कच्चा माल होता है, प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जैसे कृषि क्षेत्र या पशुपालन। तो उसके अंदर जो जीडीपी का पार्ट रहता है वो 15% के करीब हम लेके चल सकते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, उदाहरण के लिए क्या है, द्वितीयक क्षेत्र का हमारा औद्योगिक क्षेत्र इसको बोला जाता है। जो प्राथमिक जो वस्तुएं हैं उनको क्या है कि चारों साधनों को लगा के उनको क्या है कि एक उपयोगी वस्तु में क्या करता है, बना देता है ये। तो इसे कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या है कि निर्माण और विनिर्माण इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके में फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले तो 28% क्या है कि ये हमारा जीडीपी का क्या करता है, उसके अंदर पार्टिसिपेशन इसका रहता है द्वितीयक क्षेत्र का। उसके बाद अगर हम बात करें तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र क्या होता है, तो इसके अंदर सेवा क्षेत्र क्या होता है कि जो दोनों क्षेत्रों से भिन्न होता है, मतलब इसके अंदर सेवाएं आती हैं। तो सेवाएं, डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, टीचर की सेवा। तो इस तरीके से क्या है कि ये तृतीयक क्षेत्र होता है। और सेवा क्षेत्र के अंदर क्या है कि जो जीडीपी का जो पार्ट रहता है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, ये वेरी करता रहता है, हर बार चेंज होता रहता है। तो ये 57% के करीब क्या है कि हम मान के चलते हैं कि हमारी जीडीपी का 57% वो सेवा क्षेत्र से आता है। तो 3 क्षेत्र यहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद क्या है कि क्यूटरनरी या फिर बौद्धिक सांस्कृतिक सेवाएं, जिसमें अनुसंधान और संगीत हम बात कर सकते हैं, ये चौथा क्षेत्र हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्यूनरी, तो इसके अंदर क्या है कि ये हमारा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय से संबंधित सेवाएं होती हैं। तो ये क्या है कि आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय से संबंधित जो सेवाएं होती है उसको हम 5वें क्षेत्र के तौर पर लेके चल सकते हैं। मेन जो है 3 क्षेत्रों की बात होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद क्या है कि हमारा, तो ये था हमारा कि अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, और दोनों में अंतर किस तरीके से हम कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, और 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार आए हैं, आर्थिक सुधारों के बाद कैसा इफेक्ट, कैसा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर देखने को मिला है। इसी तरीके से हमने इसके अंदर देखा कि जो रूसो ने बुक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है। और समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा का उदय हम मान सकते हैं 1789 की क्रांति से। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति कब हो सकती है, जब मांग आपूर्ति के बराबर होती है, मांग और आपूर्ति दोनों बराबर होती है। अगर मांग आपूर्ति से ज़्यादा रहती है तो इन्फ्लेशन कहते हैं, उसका सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि भी बोला जा सकता है। और जो मांग पूर्ति से कम रहती है तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। अपस्फीति उसको बोला जाता है, जिसको हम आर्थिक मंदी भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से क्या है कि 4 साधन जो है हमारे किस तरीके से काम करते हैं और उनकी लागत क्या होती है वो हमने देखा। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी किस तरीके से काम करते हैं, वो चारों साधन हमने देखे हैं। उसके बाद उत्पादन के क्षेत्रों को हमने देखा है। तो 5 इसमें उत्पादन का क्षेत्र हम लेके चल सकते हैं। जो मेन रहते हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स जो है वो काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और कितना जीडीपी के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर उनका हिस्सा रहता है। तो ये हमने इसके अंदर देखा है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।